और क्योंकि 11 बजे आज विधानसभा में वो बैग खुलेगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पूर्ण बजट को लेकर वित्त मंत्री दिया कुमारी तैयार हैं और आज देखना होगा कि उस पिटारे में किसके लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि उम्मीदें सबके लिए हैं। और अब हमारे साथ क्योंकि लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, ये भी देखा जाएगा कि आम आदमी से लेकर युवा वर्ग तक वित्त मंत्री दिया कुमारी से कई अहम घोषणाएं की आस लगाए हुए हैं। युवा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लाखों युवा ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वे इस बार जारी होने वाले बजट में सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या सरकार युवाओं के लिए जॉब का पिटारा खोलती है या फिर नहीं। से काफी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, सर काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, किस तरीके से देखते हैं आप? सर, भजनलाल सरकार पिछले करीब 4 महीने से अच्छा कार्य कर रही है और बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। बस हम युवा वर्ग और मध्यम वर्ग ये चाहते हैं, जो बजट आने वाला है इस बजट में मध्यम वर्गों को अमूमन कुछ ज्यादा रियायतें मिलती नहीं है, तो उनको जीएसटी वगैरह का, टैक्स वगैरह की थोड़ी रिबेट वगैरह मिले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जनरली हायर वर्ग के लिए और लोअर वर्ग के लिए इन लोगों को भी जो उचित हो उतना रिबेट मिलनी चाहिए जीएसटी में और इसमें बजट में, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मध्यम वर्ग का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाए। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट है, स्टेट का बजट है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? अच्छा देखते हैं सर, 4 महीने हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी उम्मीद है बहुत अच्छा करेगी काम। आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को लेकर? आपके भी बच्चे होंगे, युवा होंगे, जब आप थे युवा अवस्था में, तो किस तरीके से एक उम्मीदें रहती है? देखिए, 3-4 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा इनको। पहली तो एक आम जन त्रस्त है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विद्युत का। बिजली के बिल बहुत बड़े आते हैं, उसके ऊपर सरकार कोई नहीं करती। जो गहलोत जी ने रेवड़ियाँ बांटी थी वो भी इतनी कोई काम की नहीं निकली। दूसरा क्या, युवा त्रस्त इसलिए है कि जो आप ये परीक्षाएं लेते हैं उनके पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं। इसका मतलब सरकार के पास कोई व्यवस्था, आमूलचूल व्यवस्था नहीं है जिससे उसको रोक सके और युवाओं के साथ न्याय हो सके। तो उसके ऊपर इनको बहुत जरूरी है ध्यान देना पड़ेगा जिससे युवाओं का आ जाए। और तीसरा, स्पोर्ट्स के लिए इनको बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा जिससे कि राजस्थान में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वो उजागर हो सके कि भाई हम ये अच्छा काम कर रहे हैं और हम आगे आ सके। ये मेरी अपेक्षा है इस बजट से। देखिए, हमारे साथ यूथ भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। युवाओं को काफी उम्मीद है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? इस बजट को हम ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब करता हूं और मैं पिछले 15 साल से प्राइवेट सेक्टर में हूं, तो मैं ये देखता हूं कि जिस तरह से राजस्थान का प्राइवेट सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, तो जो युवा हैं जो कि दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे जाते हैं उनको यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपना आगे के फ्यूचर को यहाँ पे एग्रेसिवली फोकस कर सके। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य का विकास तभी होता है जब उस राज्य के अंदर सब कुछ मौजूद हो। युवा को नौकरी करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, महिलाओं के किचन का बजट मेंटेन रहे, पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे राज्यों पे संपर्क ना करना पड़े, पानी की समस्या, बिजली की दरें, सब कुछ सुचारू रूप से चले ताकि जो पॉकेट में मनी है उससे आप अपने घर का खर्च और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। क्योंकि ब्रेक जाने से पहले हमने संदीप सुराना से बात करने की कोशिश की थी और उनसे फिर से, क्योंकि उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति के तौर पर आप किस तरह से आज बजट को देख रहे हैं संदीप जी? गुड मॉर्निंग मैम। बजट को तो हम बजट के हिसाब से देख रहे हैं कि एक प्रोविजनल हमको डेटा दिया जाएगा और वो हमको समझ आएगा। बट द पॉइंट इज कि इस बजट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये हमेशा एक चुनौती रही है। तो बजट तो अच्छा ही होना चाहिए, बजट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूर इम्पोर्टेंट रहेगा, जो अगले साल हम देखने को आएंगे। मेरे हिसाब से आई एम ए स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन। राजस्थान में ऑलमोस्ट 17 मेन मेंबर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अभी के टाइम का इतना अच्छा सेक्टर है जहां पर लोग अपना पैसा निवेश करके उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। बट बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है फाइनेंशियल एजुकेशन का। तो मैं गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे कि हमने ये यूपीआई का सिस्टम डेवलप करा पूरे इंडिया में, जो आज ग्लोबली मतलब रिकॉग्नाइज्ड हुआ, उसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम बिल्टअप हो जहां पर हर स्टेट अपना योगदान दे, जिसमें से राजस्थान एक बहुत बड़ा चंक इन्वॉल्व करता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जहां पर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे ब्रोकर्स वेल वर्स्ड और वेल एक्सपीरियंस और इस मार्केट में हैं, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से लोगों को तक पहुंचा सकते हैं।
तो इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन में मैं ये चाहता हूं कि ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस जो राजस्थान के हैं, जैसे कि मैं बीकानेर की बात करूं तो हम जैसे बीकानेर को अभी सोलर हब के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज किया गया और यहाँ पे एक अच्छे खासे तादाद में सोलर पैनल्स की जो ये कंपनीज आ रही हैं जो अपना सेटअप कर रही हैं, सो वो जॉब भी बढ़ाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज भी देंगी, वो लर्निंग भी देंगी। उसी तरह अगर ऐसी कंपनीज खुले, ऐसे सेक्टर्स को यहाँ पर रिफाइन किया जाए जहां उनको आइदर सब्सिडीज के थ्रू, नहीं टैक्सेस। संदीप जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आम भाषा में अगर आप समझाएंगे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर आपने बात की राजस्थान के परिवेश में, तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज ऐसे सेटअप किए जाने चाहिए आज बजट में, उनका किसके तरफ ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए? मैम आज मकराना है जो ये अपना पत्थर के लिए फेमस है, उसको आप प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज मार्केट करिए ना। आज भी वो जैसे हम एक देसी स्टाइल बोलते हैं, हम जैसे हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं बढ़िया बुद्धि के हिसाब से कामकाज होता है, अगर आज उसी को अपन एक प्रोफेशनल वे दे दें तो आज वो किशनगढ़ का जो एरिया है वो पूरा पूरा ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा अलग ही तरीके से। जयपुर के पास की वो एरिया है, जयपुर का उसको ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलेगा। आज कोटा में अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो कोटा से बाहर निकले ही नहीं, और जबकि राजस्थान के बच्चे सब जने कोटा जाकर वहां पर बच्चे ज्यादा हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया। बट देन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीज सेम टू सेम चीज ऐसी हम रेप्लिकेट कर सके बीकानेर में, हम रेप्लिकेट कर सके जोधपुर में? तो वो जो सिस्टम्स जहां जहां डेवलप हुए, अगर हम उसका रेप्लिका मॉडल अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए और भी बहुत सारी जगहों पर, बिकॉज राजस्थान एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया के एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट लेवल पर बैठे हैं। चाहे आज मैं बीकानेर की बात करूं तो हमारे बीकानेर से भी एक मिनिस्टर है जो कैबिनेट लेवल पर बैठे हैं। तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो हमारे राजस्थान को बहुत आगे ग्रो कर सकता है। ठीक है। और बात रही हमारे स्टॉक मार्केट की, तो हम इंडिया के हाईएस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट पे भी खड़े हैं, जहां पर लोगों की उम्मीद इस बाजार से बहुत ज्यादा है। उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, बट कॉशियस हमेशा रहना कंपल्शन है। ठीक बात है। तो इस बाजार को मेंटेन करने के लिए अगर सरकार इसके लिए प्रॉपर काम करे, जिसमें बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेबी के अंडर में आता है, तो वहां पे बहुत सारा काम इन्होंने किया है जहां पे हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके और इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सके। तो उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर इसमें अपना रोल प्ले करे। बहुत टाइम पहले, अगर मैं टाइम ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, एक छोटा सा एक खाली पॉइंट और देना चाहूंगा यहाँ पर कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए काम आते हैं, तो सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनको आज फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मिल सकता है, और वो और सिक्योर हो सकते हैं बिकॉज वी हैव अ गवर्नमेंट बैक पेपर। ऐसे टाइप की चीजें जहां पर सारे लोगों को देखते हुए, युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड लोग, जॉबलेस लोग, उनको ध्यान करते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे काम किया जा सकता है, और हमारे स्टॉक मार्केट इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा रिएक्शन। अल्टीमेटली बजट का मतलब है कि एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बाजार बनाना जहां खरीद फरोख्त, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब एक जगह प्रॉपर वे से हो पाए, संचालित हो पाए, एक ऐसे मार्केट को डेवलप करना। क्या राजस्थान के पूर्ण बजट पर उसी पर फोकस किया गया है? क्योंकि डॉक्टर्स की मीटिंग तो ली गई, लेकिन अगर जिस तरह बताया जा रहा है कि अपने ही राज्य में वो चीज मौजूद है और उसको देखने की जरूरत है, और वहां पर अगर अच्छे तरीके से, सही तरीके से फंड अगर एलोकेट हो जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है उस राज्य को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए। आशुतोष जी। बिल्कुल श्रुति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास, इस राजस्थान के पास इतने संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरल संसाधनों की बात हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, कि अगर हम उसको सही ढंग से प्लानिंग के साथ में इंप्लीमेंट करें तो हर सेक्टर में हमारे पास स्कोप है। और कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज तो बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं, तमाम आईएएस बैठे हुए हैं, तमाम थिंक टैंक बैठे हुए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन उनके इंप्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं करते। और इंप्लीमेंटेशन में रियल फीडबैक आपको एक पॉलिटिशियन दे सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी आपको देखना पड़ेगा।
सरकारी तंत्र में जितना ब्यूरोक्रेसी का रोल है उतना ही नेताओं का रोल है। और उसी तरह बजट में भी सरकार को तमाम यह चीजें देखनी पड़ेंगी जो आईएएस लेवल पर देखी जा सकती है कि किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट अगर आप उसमें करें तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके साथ में कैसे प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका रोड मैप तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज 11 बजे जो दिया कुमारी बजट पेश करेंगी उसमें एक ऐसा रोड मैप होगा जो राजस्थान को, ठीक है, इसके आगे हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन आशुतोष जी आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच में बड़ी खबर आपको यह आ रही है कि रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जी हां, बता दें कि रशिया दौरे पर 2 दिन के दौरे पर रशिया गए हुए थे और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से उनको सम्मानित किया है। और इसी सम्मान पर ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पीएम मोदी का अतुलनीय योगदान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस तरह से इस शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाना हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। मोदी जी न सिर्फ भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उनका योगदान अतुलनीय है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री जी की छवि सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्हें दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया है। इसके अतिरिक्त चलिए अब लगातार, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं और आप लोग बजट पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 11 बजे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्या किसके लिए खास होने जा रहा है। लेकिन मदन प्रजापति जी बिल्कुल बात सही कही गई है लोगों के द्वारा, जो हमारे संवाददाता ने रिएक्शन लिया कि बजट जब भी आता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य बजट हो, जो मध्यम वर्ग है उसको राहत कम मिलती है। अब क्योंकि टैक्स स्लैब की बात आई तो अभी केंद्र सरकार का बजट आना बाकी है, फिलहाल इसमें देखना होगा कि क्या उसको टच करके इस बजट में जाया जाता है या नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ होने वाला है आज, क्योंकि लोअर तबके को हम विशेष फोकस करते हैं या फिर सोसाइटी के एकदम टॉप को। मदन जी देखिए श्रुति जी, मैंने प्रारंभ में ही कहा है और पिछले 6 महीने में भी देखने को यही मिला है कि ये सरकार जो बनी है ये अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए बनी है। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने की हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ये सारी सरकारें कहती हैं कि हम जनता की सरकार है। मैं उसी का उदाहरण, हाँ। आप अगर सुनेंगे श्रुति जी तो मैं आपको 10 बताऊंगा। इसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पिछली सरकार का युवाओं का अगर मैं मैटर दूं तो उनका काम था अटकाने, भटकाने, लटकाने और सिर्फ घोषणाएं करना। वो घोषणाएं कर देते थे और किसी ना किसी कमी में छोड़ते हुए वो न्यायालय में जाके अटक जाती थी। कुछ ना कुछ कमी के कारण युवाओं को उसमें सब्र करना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार के अंदर आने वाले टाइम में 17,000 पदों की भर्ती की जाएगी और प्रत्येक संभाग मुख्यालय पे युवा मुख्यालय खोले जाएंगे, युवा साथी मुख्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक संभाग केंद्र के ऊपर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। मैं बात करूं किसान की तो किसान के लिए राजस्थान के अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में मोटे अनाज को महत्व दिया जाएगा जिससे बाजरा और मक्का की पैदावार के लिए 12 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बात करूं राजस्थान के गौपालन और पशुपालनों की बात तो किसान क्रेडिट कार्ड की तरीके से ही गौपालन क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाएगी। मैं बात करूं महिलाओं की तो 2,80,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम। ठीक है मदन जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन एक रिएक्शन मैं संदीप जी से जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जिस तरह से अभी बताया गया बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, मदन जी के द्वारा, हर एक वर्ग को फोकस किया गया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मोटे अनाज की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। संदीप जी
मैम फोकस तो करना ही चाहिए, प्रमोट करना ही चाहिए। एक पॉइंट ऐसा देना चाहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कहीं पे भी किसी भी चीज के डेवलपमेंट, ये जो कंप्लायंस का पार्ट है वो गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग जो होना चाहिए था, जिसकी हमेशा चर्चा रही है, उस ईज ऑफ डूइंग में प्रैक्टिकली बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर वो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए, वो चीजें थोड़ी सी मतलब इन प्रैक्टिस, इन पार्लेंस, वो एक इजी मोड पे हो जाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फटाफट क्लियरेंस हो सकती है, बढ़िया काम हो और सकता है। वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लोगों को समझना भी। मुझे लगता है इस बात की लोगों को समझ भी नहीं है इज ऑफ डूइंग की, स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि अब जो सोसाइटी का, जो समाज का रुख है वो स्टार्टअप्स की तरफ है। संदीप जी, मैं चाहती हूं उस पे आप क्या बजट में देख रहे हैं, और साथ ही एमएसएमई को लेकर भी, एमएसएमई सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। संदीप जी। मैम सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर ऑफ द इकोनॉमी है। अगर इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाए तो इसमें, जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट बात यही बोली कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ टैग लगाया स्टार्टअप, और अगर फंड किसी भी कंपनी को दिया गया, दैट इज नॉट एन एक्चुअल सेंस कि भाई हमने एक स्टार्टअप किया है। आपको उसका प्रोसेस और आपको उसकी प्रोफाइलिंग पूरी अच्छे से देखनी पड़ेगी, बिकॉज एक बहुत बड़ा पैसा उस रिस्क में जा रहा है कि जहां पर आप एक नई चीज के लिए ट्रायल कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर सिर्फ पैसा इधर से उधर होना ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम्स, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो स्टार्टअप्स और एमएसएमई में फोकस होना बहुत जरूरी है। उसकी जो पॉलिसी है, उनके सेशंस होने चाहिए मैम, पब्लिक को समझाने के लिए कि स्टार्टअप्स होता कैसे, स्टार्टअप्स है किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। जिस किसी के पास नई आइडिया हो, जिस किसी के पास एक बिजनेस प्लान हो, वो अपने आप को आगे बढ़ाए। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर आज हमें भी उतनी नहीं है। उसका रीजन यही है क्योंकि पॉलिसीज जो बनी हुई है या सिस्टम जो है वो इतने इजी नहीं है जैसा कहा गया है। तो अगर वो हम एक्चुअलिटी में अगर ये पॉसिबल कर दें, अगर ये सरकार इन बजट ऐसी कोई प्रोविजन ऐसे लाए जाए जहां पर ईज ऑफ डूइंग हो जाए, तो मैं ये जरूर से कहूंगा अच्छा, कि इंडिया में एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे और लेना चाहूंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर पर ज्यादा आज बजट पे फोकस रहेगा? मैम प्राइमरी, प्रोबेबली प्राइमरी। ठीक है। एग्रीकल्चर क्योंकि बोन भी रही है, किसान हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहे हैं अर्थव्यवस्था की। मैं ठीक है, मैं आशुतोष जी से पहले राजकुमार शर्मा जी आपके पास आऊंगी। फिर वही कि लटकाने भटकाने और एक दूसरे को मोड आउट करने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन ये सरकार बिल्कुल एक्टिव है, जनता की सरकार है और सबके सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए बजट को एलोकेट किया जाएगा। लेकिन राजकुमार शर्मा जी वो पूरी तैयारी से आए हैं, डाटाज भी उनके साथ हैं। आपके पास क्या है आज, किस तरह से रिएक्शन देंगे, रिटेलिएट किस तरह से करेंगे? श्रुति जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है और लंबी लंबी बातें करती है। मैं कह रहा हूं वित्त मंत्री हमारी महिला है। कांग्रेस पार्टी चाहती है रसोई मजबूत हो, राजस्थान की रसोई मजबूत होनी चाहिए, पेट्रोल गैस सस्ता होना चाहिए। हमने कृषि बजट अलग से दिया था, कृषि बजट भी अलग से आना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के जो हमने स्कूल खोले थे उनको बंद करने जा रहे हैं, उनको और मजबूत करें। हमने चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान की बेहतर सेवा की थी, चिरंजीवी योजना का नाम आपने बदल दिया है, उसको और मजबूत करें तो बेहतर होगा। 450 रुपए का सिलेंडर हम चाहते हैं राजस्थान के प्रत्येक परिवार को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलों की बातें ना करे, अच्छा बजट लाए, राजस्थान के आवाम को लाभ मिले। और आपके चैनल पे, न्यूज 18 चैनल पे, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से यूपी के उन्नाव में जो बस दुर्घटना में लोग गुजर गए हैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके अच्छा बजट लाइए। राजस्थान के लोगों को लगना चाहिए। आशुतोष जी, एक छोटा सा रिएक्शन, ज्ञान पर बताया जा रहा है कि आज बजट का फोकस रहेगा, कंक्लूड करिए सब्जेक्ट को। बजट कैसा? देखिए, निश्चित तौर पर श्रुति जी, इस बजट से प्रदेश की तमाम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। राहत का पिटारा को लेकर के यह बजट आएगा, जो जिस चीज से मध्यम वर्ग, जिसको लेकर के बार बार बात होती है, जो मध्यम वर्ग महंगाई से त्रस्त है, जो युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, और जो किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और जिन 3 बड़े मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग बजट इस बार केंद्र सरकार से पहले राज्य बजट अपना लेकर आ रही है। देखना होगा कि इस पिटारे में किसके लिए क्या कुछ है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वो टैक्स स्लैब की बात कर रहा हो, या फिर महिलाएं अपने
किचन का बजट देख रहे हो, युवा फिर रोजगार के लिए या फिर किसान एमएसपी या मोटे अनाज के लिए? फिलहाल देखना होगा 11 बजे जब वित्त मंत्री का वो पिटारा खुलेगा। अभी के साथ ही फिलहाल अभी के लिए इतना।